ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपकी अपनी वीडियो पॉडकास्ट सीरीज कलाक्रम में बाय अनटैंगल्ड रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। इस सीरीज में हम आर्ट और आर्टिस्ट दोनों के बारे में बात करते हैं ताकि हम जान सके कि आखिर आर्ट हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है और दूसरा उस आर्ट को ग्रहण करने वाले हमारे आर्टिस्ट कौन है। तो आज इसी कड़ी में म्यूज़िक आर्ट के बारे में ही हम बातचीत करने वाले हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर मनीषा सक्सेना मैम से, जो कि HOD हैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट NGM PG कॉलेज गोंडा के। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू अदनान। थैंक यू सो मच मैम। और हम चाहेंगे कि भाई आपका परिचय आप अपने अंदाज में दें, क्योंकि इतना मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही है शास्त्रीय संगीत को लेकर के। एंड दूसरी बात ये आता है सवाल कि आखिर कितने तरह के संगीत होते हैं, जो कि आपकी शैली है शास्त्रीय संगीत की। तो इस बारे में विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चूंकि हम पहले अपने गेस्ट के बारे में जान ले तो आइए चलिए उनसे ही सवाल करते हैं कि भाई उनका परिचय आखिर वो अपने अंदाज में दे दें। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदाज में बताएं कि आप कौन हैं, हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। लेकिन उससे पहले 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू अदनान, थैंक यू फॉर दिस वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। अब आपने बहुत सारी चीज़ें तो खुद ही संगीत के बारे में शॉर्ट में बताई हैं, मैं सुन रही थी जी। और अब जो कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने बारे में खुद ही अपना परिचय दूं, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा भातखंडे लखनऊ से ही शुरू हुई थी। और लखनऊ भातखंडे में मैंने प्रवेशिका में एडमिशन लेकर के और फिर वहाँ पे मैंने MPA तक 2003 में मैंने MPA वहाँ से क्वालिफाई किया था जी। मेरे ही सामने भातखंडे संस्थान से हटके वो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी बना था और हम लोग फर्स्ट बैच के थे। अरे वाह। और सबसे पहला बैच यूनिवर्सिटी का हम लोग का था 2001 टू 2003 का। लकी हैं काफ़ी आप ज़्यादा। हाँ, शायद हम लकी हैं बिल्कुल। और हमारे गुरुजी डॉक्टर अमरेश चंद्र चौबे जी के सानिध्य में हम लोगों ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा MPA में उनके सानिध्य में हम लोगों ने उनके निर्देशन में सीखा जी। और उसके बाद फिर 2004 में मैंने भातखंडे से ही नेट क्वालिफाई किया। अरे वाह। और मैं सबसे पहली स्टूडेंट थी वहाँ की जिसने नेट क्वालिफाई किया था। इसके लिए मुझे भातखंडे में सम्मानित भी किया गया था। और उसके बाद फिर मेरा रिसर्च PhD का दौर स्टार्ट हुआ और मैंने BHU जा करके डॉक्टरेट ज्वाइन करी थी डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना दीक्षित जी के अंडर में। और कंटिन्यू करते करते फिर मैं 2012 में मेरी ये रिसर्च का काम कंप्लीट हुआ और उसके बाद मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली और उसके बाद से मैं अपना करियर दिन पे दिन बढ़ाती चली जा रही हूँ। आप सभी बड़े गुरुजनों और बड़ों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब आपका पहले प्रश्न का जवाब तो मैंने ये दिया कि ये मेरा अपना परिचय है। जी। छोटे छोटे मैंने क्लासिकल के परफॉर्मेंस किए अपनी पढ़ाई के दौरान भी। जब मैं पढ़ती थी तब कुछ मैंडेट थे जो करने ही पड़ते थे और कुछ आपको अपने शौक़ से किए जो मेरे अपनी इच्छा थी। तो उसमें उमानाथ बली प्रेक्षागृह है वहाँ पे भातखंडे में, वहाँ पे और फिर रविंद्रालय में भी एक परफॉर्मेंस हुई थी। इस तरीके से हम लोगों ने रागों पे एक आधा वर्कशॉप भी करी जिसमें रागों पे चर्चा की। तो ये सब कुछ करते करते मैं थोड़ा अपना फिर मेरा जॉब का स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा फिर पीछे हट गई क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। तो फिर मेरे को सिर्फ नौकरी ही प्रायोरिटी हो रही थी, तो मैं नौकरी को ही सबसे ज़्यादा ध्यान दे पा रही थी। और ये तो मेरा अपना एक छोटा सा परिचय है जो मैंने अपने इस अभी तक की उम्र में इसको मैंने पाया है, किया है। और मेरा फोकस सबसे ज़्यादा शास्त्रीय संगीत पे रहा क्योंकि मेरी शिक्षा का स्वरूप ही शास्त्रीय संगीत था। तो आपका दूसरा प्रश्न भी मैं सुन रही थी कि शास्त्रीय संगीत क्या है या संगीत कितने प्रकार के होते हैं। मतलब संगीत तो संगीत ही है, लेकिन पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि संगीत एक होल पूरा है सब कुछ। संगीत मतलब उसमें गायन भी है, वादन भी है और नृत्य भी है। तीनों चीज़ें संगीत में आती हैं। अब बच्चे जो लेना चाहते हैं, जिसका जैसा लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसकी जैसी इच्छा होती है, वो वैसा अपना उस विधा को चुन लेता है। तो ये तो बात हो गई 3 प्रकार की शैलियाँ, विधाएं जो कि संगीत में जिसको प्रॉपर पूरे को मिला के हम संगीत बोलते हैं। अब अगर हम सिर्फ गायन में आए, जिसमें मेरा अपना मैंने किया है, जो भी काम किया है मैंने शास्त्रीय संगीत गायन विधा में, तो अगर मैं उस पर चर्चा करूं तो शास्त्रीय संगीत से ही बात शुरू होती है।
तो संगीत में शास्त्रीय संगीत सबसे एक आधार है। बच्चों को हम लोग जो समझाना शुरू करते हैं या बताते हैं, तो शास्त्रीय संगीत मतलब वो संगीत जो शास्त्र से बंधा हो। जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि ये शास्त्रीय है, तो कुछ ऐसा साउंड भी कर रहा है कि शास्त्रीय मतलब जो शास्त्र से बंधी हुई चीज़ हो। तो जैसे आप तो सुनते होंगे बहुत सारे गाने, आप सभी सुनते हैं, आप क्या, और उन गानों में जो हम लोग जानते हैं अंदरूनी अंदर की बातें, कि उन गानों में कोई निबद्धता नहीं होती है, वो प्रॉपरली बॉन्डेड नहीं होते हैं किसी राग से। तो वो गाने जो बिल्कुल बंधे हुए हैं किसी नियम में, राग में, शास्त्र में, उसके स्वरूप में, उसको हम लोग शास्त्रीय संगीत कहते हैं। उनमें आप लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वाद्य है, वो उतने में ही गाए जा सकते हैं, उनका एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग बहुत इजी वे में शास्त्रीय संगीत को मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वो शास्त्रीय संगीत है। और उसके बाद फिर संगीत की बहुत सारी विधाएं। वैसे तो हम लोग के यहाँ, हम लोग के गुरुजनों ने हम लोग को बताया है कि जो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति में जो पारंपरिक गीत हुआ करते थे, जो फोक हुआ करते थे जी। लोक संगीत होते थे, उन्हीं से ही शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ है। अच्छा, उनसे जन्म हुआ है? उनसे जन्म हुआ है। ओके। लेकिन चूँकि इतना युगों की ये बातें हैं कि बहुत लोगों ने रिसर्च करी, शोध करे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे जी। तो शास्त्रीय संगीत का जो स्वर है, जो आधार होता है, जिसको सभी जानते हैं 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये जो स्वर है, ये अपने यहाँ ऐसी मान्यता है, अपने भारत में और सभी विश्व में भी ऐसी मान्यता है कि ये स्वर साक्षात भगवान से, जिस भी धर्म में आप लोग जिसको भी पूछते हैं, ये साक्षात उनसे ही ओरिजिन हुई, उन्हीं से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद इनका धरती पे प्रादुर्भाव हुआ और फिर धीरे धीरे इसको लोगों ने अपने अपने स्वरूप में, रागों में इसको ढाला गया है। तो हम लोगों ने ऐसा रिसर्च के दौरान, शोध के दौरान समझा कि शायद पारंपरिक जो संगीत है, जो शैलियाँ हैं, जो गायन शैली है पारंपरिक लोक संगीत, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, वो शास्त्रीय संगीत, क्योंकि पहले के लोग जो भी गायन करते थे वो सब रागों में ही बद्ध होता था, और उन्हीं से ही हम लोगों ने उन स्वर संगतियों को उठा करके राग को बनाया। तो इसलिए कई गुणीजनों ने इस बात को भी बताने की कोशिश करी कि पारंपरिक संगीत जो है, जो लोक संगीत है, उसी से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। अब जैसे फिर भी शास्त्रीय संगीत को गाते समय हम इस बात का विशेष कर ध्यान रखते हैं कि वो किसी भी तरह से किसी भी राग को हम गा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रागों के द्वारा ही आप स्वरों को और उनकी शैली को बता सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी भी राग को गाते समय हमें उसके स्वरूप को, उसकी बाध्यता को हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी राग में कोई स्वर लग रहा है और हम उसके ज़रा भी ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो वो उस राग को फिर नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा कि आप अपने फील्ड से बाहर आकर के अब बॉलिंग कर रहे हैं। तो जैसे वाइड बॉल, हाँ, वाइड बॉल है वो एक तरीके से, शास्त्रीय भाषा में, आपकी क्रिकेट की भाषा में वाइड बॉल है वो। बिल्कुल आपने सही शब्द प्रयोग किया, बहुत ही मुझे कंफर्टेबल कर दिया, बात को समझाने में इजी कर दिया, थैंक यू। तो उसके बाद जैसे आपका मैंने एक प्रश्न अभी सुना था, आपने बहुत सारे प्रश्न आते ही मेरे सामने रखे थे कि फिर इतना जिज्ञासा इतनी सारी है ना कि संगीत इतनी प्यारी चीज़। बिल्कुल। तो और हाँ, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग संगीत को सच में नहीं जानते, सिर्फ सुनना जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। बेशक। तो जैसे हम लोग के यहाँ शास्त्रीय संगीत एक अलग शैली है, उसके बाद शास्त्रीय संगीत के जो फिर एक आता है उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन जो बच्चे शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं या किसी भी तरीके से अपने घर में जानकारी मिल पाई है, उनको ज़रूर ये ज्ञात होगा कि शास्त्रीय संगीत के बाद उपशास्त्रीय में ठुमरी है, टप्पा है, ये सब शैलियाँ आती हैं, जिसके अलग अलग तरीके से उनको गाया जाता है। उनकी एक अलग शैली, एक अलग विधा, एक अलग घराने, एक अलग तरीके से ही उनका गायन वादन होता है। तो शास्त्रीय संगीत के बाद उपशास्त्रीय संगीत आता है। उपशास्त्रीय संगीत के बाद हमारा सुगम संगीत आता है। सुगम संगीत में जैसे आप लोग सभी लोग, सुगम संगीत तो एक इतना लाइट म्यूज़िक, जैसे आप लोग हिंदी अपनी आम तौर की प्रचलन में है भाषा, तो लाइट म्यूज़िक में सब कुछ आ जाता है। जो आजकल आप फिल्मी गाने सुनते हैं, गीत हैं, भजन है, गज़ल है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे जो गीत चलते रहते हैं, प्राइवेट सॉन्ग्स जो भी हैं, ये सब लाइट म्यूज़िक का ही एक पार्ट है।
तो इस तरीके से हम संगीत को कई भागों में एक छोटे छोटे उसमें समझाना चाहते हैं कि लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, ये 3-4 तरीके से संगीत को बांटा गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से कलाकार भी हुए हैं और कौन सा संगीत किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, किस तरीके से संगीत का उत्थान करता है, ये उसका अपना अपना प्रभाव है। हर एक संगीत का एक अलग स्वरूप है, एक अलग तरीके से वो अलग क्षेत्र को प्रभावित करता है जी। तो बस मैं इतना बोलूँगी कि जिन बच्चों ने या जो भी शास्त्रीय संगीत को सीखते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ऐसी मान्यता है और ऐसा अनुभव भी है कि शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद आपको स्वरों का ज्ञान हो जाता है। चूँकि कोई भी गायन हो, भले ही आप राग में ना बद्ध होके गाएं, लेकिन स्वरों का खेल तो सभी संगीत में है। इसलिए उनको जब स्वरों की एक नॉलेज हो जाती है, एक ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो किसी भी संगीत को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जब आपके पास कोई फॉर्मूले, कोई तरीके आ जाते हैं करने के, तो आपकी अडॉप्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो बस यही है कि मैं इसलिए शास्त्रीय संगीत को प्रेफर करती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया उसकी हिस्ट्री से लेकर के उसके गुणों के बारे में और उसकी ज़रूरत के बारे में भी अभी जस्ट आपने बताया। मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कहूं कि आप कुछ सुनाइए शास्त्रीय संगीत के साथ में, ताकि मैं भी बिल्कुल। समझ सकूं और हमारे दर्शकगण भी समझ सके जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा अदनान, चूँकि मैं आपसे वादा करके आई हूँ तो आपके प्रश्नों का निभाना जवाब पड़ेगा, देना है। निभाना भी पड़ेगा। आपके वादे को, अपने वादे को निभाना है। निभाना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत में स्वरों का और वो होता है कि आपके पास तानपुरा वो हो, जी। लेकिन कोई नहीं, आपकी ये एक चूँकि रिक्वेस्ट है और मैं भी इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल प्यार से लूँगी बहुत और शुक्रिया। मैं करके भी आपको बताती हूँ थोड़ा जी। बहुत किसी भी राग में। जी जैसे राग तो बहुत है, लेकिन एक बेसिक राग जिसका नाम सभी लोग सुनते हैं, राग यमन चलता जी है, जी जी जी। जो कि आम तौर पे मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत ना जानने वालों ने भी ये नाम सुना है। नाम तो क्योंकि सुना है, भले हाँ, उसके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वो जब आप पढ़ते हो उस फील्ड में तभी। तब जी। लेकिन फिल्मी संगीत में भी राग यमन का बहुत प्रयोग हुआ है। जी। मतलब वो एक ऐसा राग है जिसकी मधुरता एक अलग है और जिसमें कॉम्पोजिशन और बहुत वाइड है, मतलब उसकी रेंज बहुत है। क्या रोमांटिक है क्या ये राग? नहीं, रोमांटिक एक्चुअली ये एक ऐसा राग है जिसमें सारे स्वर लगते हैं। ओके। 7 स्वरों का प्रयोग है, साथ में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। हम्म। तो इसमें जिन स्वरों में, जिन रागों में सारे स्वरों का प्रयोग होता है, तो ऑब्वियस है कि जब आपके पास स्वर ज़्यादा होंगे तो आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए भी ज़्यादा होगा, स्कोप ज़्यादा होगा। स्कोप ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिफरेंट वैरायटी बना के पेश बना कर के सकते हैं। हैं। तो यमन एक ऐसा ही बहुप्रचलित राग है, बहुत जी। सुंदर राग है। और मैं थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीत की सुविधाएं ना उपलब्ध नहीं होने है के कारण वो। थोड़ा सा आपको ऐसे ही करके बताना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। तो नी रे गा रे सा, नी रे गा मा पा पा मा गा, गा मा पा मा गा, मा रे गा रे मा गा, रे गा रे सा, नी धा नी रे गा मा पा धा पा, गा मा पा धा नी सा, नी धा पा मा धा पा मा गा, मा रे गा रे नी रे सा। तो ये क्या बहुत बात है। छोटा सा एक बहुत राग प्यारा। यमन का स्वरूप था, जिसमें मैंने आपको ये आरोह अवरोह राग की गति कैसे जाती है, कैसे आती है, इसको करने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी है। तो बिल्कुल। इसी तरीके से बहुत सारे राग हैं, रागों की बहुत अनगिनत श्रृंखला है। जब शास्त्रीय संगीत में आते हैं तब उसको आप समझ सकते हैं कि हाँ वो क्या है। ये राग का चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि ये राग आम तौर पे बहुप्रचलित राग है और हर एक की जानकारी में रहता है। बेशक। तो इसलिए मैंने राग यमन को थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करी, हालांकि कोई स्केल और कुछ ना होने के नहीं कारण थी, थोड़ी सी बेशक।
असुविधा हो रही थी, लेकिन वो सब कुछ अच्छा लगा मुझे आपके साथ बैठ के ही। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे भी इतना अच्छा लगा कि बिना इंस्ट्रूमेंट के हुए जिसका सहारा लिया जाता है उसके बाद इसको परफॉर्म किया जाता है, जी। आपने बिना उसके ही किया, बिना तानपुरे के किया। हाँ, मतलब लेकिन एक दो सवाल जहन में आया है इसी से रिलेटेड, कही तो आप पूछें हम। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने जैसे जिन सरगम का इस्तेमाल किया इस राग में, जी हाँ। क्या वो फिक्स्ड होते हैं और कैसे बने हुए हैं वो? प्लस आपने कहा आरोह अवरोह, तो क्या उतनी ही बार इन सरगम को बोलना होता है? मतलब एक कॉमन लेमैन कैसे समझे, कैसे डिसाइड होता है ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं बताऊंगी। जैसे आपने पूछा कि क्या इतनी ही बार गाना होता है ऐसा, जी। तो जैसे आप पहले मैं इसको बिल्कुल आम भाषा में आपको समझाऊंगी ताकि सुनने वाले सब लोगों को समझ में आ जाए। जी। कि जैसे बच्चों को आप 0 से लेकर 9 तक की गिनती सिखाते जी। हैं बचपन में। जी। जब नर्सरी में बच्चा होता है तो 0 to 9 ही सीखता है। फिर धीरे धीरे वो कॉम्बिनेशंस वंस पे जाता है, टेंस पे, फिर 100 पे, फिर 1000 पे, फिर वो उसके अलग अलग तरीके से कि 6 to 8 7 लिख रहा है ये वो, तो सारी चीज़ें 0 to 9 के बीच में कैरी करता है और अनंत गणित बनाता चला जाता है, मैथ्स बनती। तो राग भी एज गुड एज बिल्कुल आप समझिए गणित का ही स्वरूप है। इनमें भी जैसे मैंने अभी गाया कि नीरे गामा पाधा नीसा सा नी धापा मागा रेगा नीरे सा, तो इसमें आपको सुनने में लग रहा होगा कि मैंने कुछ उल्टा पुल्टा किया। हाँ, मतलब सीक्वेंस तो ऐसा नहीं है। हाँ, वही। बिल्कुल, लेकिन इसमें है क्या, एक्चुअली जो सुन रहे हैं या जब सिखाया जाता है तो इसमें बच्चे को बताया जाता है कि इसमें सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा तीव्र मध्यम के साथ आपको गाना है। तो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पे हम ये जाना, आरोह का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, वंस जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, और अवरोह का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सा से नी तक जाना एक आरोह क्रम है, नी से वापस सा तक आना अवरोह क्रम है। सेम जैसे 1 to 9 जाना और 9 to 1 आना, ये आरोह और अवरोह, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हम उसमें कॉम्बिनेशंस बच्चे को बनाना सिखाते हैं। जैसे हमने राग यमन का एक ये आरोह अवरोह बच्चे को सिखाया, फिर हमने ये एक राग का एक, जैसे आपके पास एक फ्रेम आ गया, अब फ्रेम में हमने बच्चे से बोला कि अब बेटा इसमें आपको एक पिक्चर बनानी है, आपको इसमें मान लीजिए कोई लेडी बनानी है या हाथी बनाना है, कुछ भी कल्पना है, कला इस कल्पना, ये टोटली आपका सब कुछ कल्पना पे बेस्ड होता है। तो आपने बच्चे को बोला समझाने के उससे कि अब ये आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया कि सा से नी और नी से सा विद अलॉन्ग विद तीव्र मध्यम आपको गाना है। बच्चे ने गाया, स्वर की समझ आई, बच्चे ने गाया, फिर हमने उसको कॉम्बिनेशंस बताना शुरू किए। तो अदनान, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर राग में एक अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे उस राग को पहचाना जाता है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे राग आप कैसे पहचानोगे? तो उसको हम आपकी भाषा में रागांग कहते हैं कि रागों का वो अंग है। अंग मतलब जैसे फेस हमारी आइडेंटिटी होता है, ऐसे ही रागों का वो अंग उनकी आइडेंटिटी होता है। तो जैसे अभी मैं राग यमन गा रही थी तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए होंगे कि ये सा से तो नहीं गा रही हैं, ये तो नी से गा रही है। तो मैंने जैसे गाया नी रे गा, तो नीरे गा जैसे ही गाएगा कोई, उसको तुरंत ये सुनने वाले को तुरंत वो पहला उसका सिग्नल कैच होगा, दिस मे बी राग यमन, क्योंकि राग यमन में ही ये टुकड़ा लगता है। कभी कभी आगे जा कर के चेंज भी हो जाता है, आगे कोई दूसरा राग हो सकता है, लेकिन एक टुकड़े से इतना समझ में आया कि शायद गाने वाला राग यमन गा रहा है जी। तो हम फिर बच्चे को उस रागांग को समझाते हैं जिस रागांग पे उस राग का बेस है। स्वर की एक फ्रेम स्ट्रक्चर स्वरों का तैयार किया, फिर बताना शुरू किया कि राग यमन में आपको नीरे गा गाना है, पा मा गा गाना है, रेगा रेसा गाना है, पाधा नी सा जाना है, नी धापा मा गा गाना है, मा रेगा, इस तरीके के टुकड़े बच्चों को सिखाते हैं। सेम है जैसे आप बच्चे को बताते हैं कि बेटा 3-3 के ब्लॉक्स बनाइए, या आप 2 का टेबल इससे बनेगा, अब इससे 3 का टेबल। सारी गिनती तो 1 to 9 के बीच में चल रही, 0 to 9 के बीच में चल रही है, लेकिन बच्चे को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से पूरी बॉडमोस्ट थ्योरी समझा देते हैं कि कैसे कैसे बच्चे को आगे बढ़ना है। तो वही वैसा ही हम लोग के शास्त्रीय संगीत में करते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल मतलब आप और जो भी दर्शक सुनेंगे वो इस चीज़ को कन्फ्यूज़ ना करें कि ये कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। अलग अलग रागांग से
राग को बनाया जाता है और फिर उन्हीं रागांग के ऊपर बंदिश होती है, उन्हीं रागांग से उसकी पहचान होती है। तभी गाते समय आप लोग तो नहीं, लेकिन हम लोग सुनते ही समझ जाते हैं कि ये वो राग है, ये वो राग है, ये वो राग है, क्योंकि वो टुकड़ा जैसे ही लगता है हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये गाया जा रहा है। बेशक। तो ये आपका जो प्रश्न था कि कैसे बच्चे समझे कि उसमें ही गाना है, तो वो एक फ्रेम स्ट्रक्चर, उसके बाद रागांग, उसके बाद उसकी बंदिश, उसके बाद उसमें कल्पना के आधार पे उसके आलाप और बोल आलाप और ताने, वो काफ़ी विस्तृत स्वरूप है शास्त्रीय संगीत का, वो किया जाता है। जी बेशक। और मैं अभी थोड़ी देर बाद शायद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा आलाप लीजिए या एक ऐसी सरगम आप गाइए जिसमें आप बता पाइए कि इसमें लय क्या है, इसमें राग कौन सा है, इसमें आलाप, जैसे थोड़ा सा लोग समझ पाए क्या है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक अलग प्रश्न पे। सपना क्या था? बचपन से शास्त्रीय संगीत में ही आना था या डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट बनना था, कुछ और था? बहुत अच्छे अदनान, आपके प्रश्न मुझे बहुत कंफर्टेबल कर रहे हैं, थैंक यू। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पापा मेडिकल फील्ड में थे जी। तो उनका सपना था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। रियली आपने सच पहचाना। और भले ही मैं डॉक्टर ना बन पाऊँ पर डॉक्टरेट करूं इस तरीके से। तो मैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रही थी जी। मेरा फील्ड जो था वो साइंस का बैकग्राउंड था, मैं आर्ट से कभी नहीं पढ़ी, तो मेरा मैथ साइंस फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरा ग्राउंड था। और बीएससी करने के बाद मेरा एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ था एलयू में और मैंने ज्वाइन किया था। बट उसी समय मेरी शादी हुई और मैं शादी होके अपने ससुराल आई। थोड़ा आपको घरेलू तौर पे बताना पड़ेगा क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा है कि मेरी लाइफ में थोड़ा यू टर्न बिल्कुल आया था। आता है, बेशक सही तो है। फिर जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो रामपुर के रहने वाले थे, इधर वेस्टर्न यूपी बरेली के आगे जो रामपुर है। और वहाँ पे रामपुर घराना था तो उनके मन में शास्त्रीय संगीत को लेके बड़ी इच्छाएं थी कि मेरे घर का कोई सीखे, कोई करे। उनके बच्चों ने नहीं सीखा, सब अपनी अपनी लाइन में निकल गए। तो फिर उन्होंने मुझे ग्रैप्स किया कि बेटा अब तुम मेरी अंतिम इच्छा हो, तुम्हारे बाद तो अब कोई आएगा नहीं। एक उम्मीद की तरह देखा हाँ, आपको। वाह। कि अगर तुम मेरी ये बात पूरी करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर अच्छा, चूँकि हम लोग कायस्थ फैमिली से हैं तो मेरे घर में भी गाना बजाना था। प्रोफेशनली नहीं था बट था, गाते बजाते थे हम लोग हर त्योहार फंक्शन पे। तो गाना मैं गाती थी, बट शास्त्रीय संगीत में मैं अपना करियर बनाऊंगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। बट वो ऐसा यू टर्न हुआ मेरी लाइफ में कि फिर मेरे पापा जी, मतलब मेरे फादर इन लॉ की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की कृपा से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और उन्होंने ही फिर मुझे बहुत प्रेरणा दी, मेरा बहुत सहयोग किया। उनके साथ साथ फिर सबने सहयोग किया मेरा। और फिर मैंने एमएससी ड्रॉप किया, मैंने फिर से शुरू से पढ़ाई करी और पढ़ाई करके फिर मैंने नेट क्वालिफाई करके डॉक्टरेट करके और उनकी इच्छा पूरी करी। और मुझे बहुत संतोष है कि मैंने ये काम उनकी इच्छा के लिए किया। और संगीत, फिर तो जब कोई संगीत से जुड़ता है तो उससे अलग नहीं हो पाता है, ये बात आप भी शायद जानते होंगे और हर मनुष्य जानता है। तो फिर मैं अलग नहीं हो पाई, फिर मेरा करियर, भविष्य, इच्छा, सपने सब इसी से जुड़ते चले गए। तो ये एक कोई टर्निंग पॉइंट था जब आपके फादर इन लॉ ने कहा था कि आपको ये इच्छा अगर उनकी पूरी करते हैं, कहीं तो आपके मन में रहा होगा कि संगीत, कुछ तो आवाज़ की लोगों ने तारीफ़ की होगी? हाँ, मैं पहले तो गाना गाती थी और बहुत तारीफ़ भी मिलती थी। जब मैं छोटी थी मैं लाइट म्यूज़िक बहुत गाती थी कुछ काफ़ी ज़्यादा गाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बाद में थोड़े थायराइड की दिक्कत हुई तो मेरा गला थोड़ा स्टिफ हुआ, तो फिर मैंने लाइट म्यूज़िक पे फोकस कम करा, क्योंकि लाइट म्यूज़िक गले की बहुत ज़्यादा वो मांगता है। तो मैं गले में इतना ट्विस्ट नहीं ले पा रही थी। तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था एंडोस्कोपी के बाद। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत मतलब जैसे बोला जाए ट्रॉमा टाइप था। बट ठीक है, ऊपर वाले ने फिर भी मुझे बहुत कुछ दिया था। तो बस ऐसे ही, इसलिए उसको मैं ऐसे ही बताऊंगी कि इच्छा तो मेरे अंदर थी, संगीत को लेके प्रेरणा भी थी, शौक भी था, लेकिन करियर कभी बनेगा ये मैंने सच में नहीं सोचा था। ये मैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, पापा जी का आशीर्वाद रहा कि भगवान का इच्छा थी, ये उन्हीं को पता होगा। अच्छा, मुझे इस बात पे थोड़ा सा एक हैरानी है कि लोग अपने वालिद का सपना पूरा करते हैं, अपने पिताजी का, आपने अपने ससुर का। हाँ, यानी वो भी आपके पिता ही हैं, जाहिर है। तो मतलब ये एक मिसाल भी है, जैसे लोग अक्सर जब बहुओं की बात आती है ससुराल की तो एक नेगेटिविटी पूरे समाज में ही इस चीज़ को लेकर के है। हाँ, लेकिन आपने कहा कि आप थैंकफुल हैं
उनका कहना और आज आपका यहाँ होना और आपको अपने डिसीजन पे प्राउड भी हो रहा है बिल्कुल कि आपने जो फैसला लिया वो बहुत सही लिया। बिल्कुल ये मुझे एक मैसेज है, मैं तो कहूँगा। मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत संतोष है कि मैंने अपने पापा जी का सपना पूरा किया। और मैं आप पहले से मुझे इन्फॉर्म्ड होता तो मैं अपनी डॉक्टरेट थीसिस के वो पन्ना लाती जिसमें मैंने सबसे पहले पन्ने पे उन्हीं को मतलब थैंक यू बोला है। वाह, क्या बात है। मेरा किसी के लिए नहीं है, मेरे माता पिता का भी मैंने बाद में किया है, क्योंकि इस विधा में लाने के लिए बेशक। और उनका मतलब एक धारा प्रवाह उनका मेरे लिए सहयोग रहा है। बेशक, मैं बेशक। तानपुरा लेके प्रैक्टिस करती थी तो वो मेरे लिए चाय खाना लेके मेरे कमरे में दे जाते अरे थे। वाह, क्या बात है। हाँ, मैं मतलब उन्होंने मुझे, मैं जहाँ भी सीखने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, कभी नहीं उन्होंने बेटा आगे बढ़ो, बस करो, जो करना है सब घर में होता रहेगा, तुम बस आगे बढ़ो। तो मुझे उनकी बहुत शक्ति मिली, मुझे बहुत सहयोग मिला। मतलब आप जो बता रही हैं वो फादर इन लॉ में इन लॉ हटा दिया जाए, फादर। बिल्कुल, ही वॉज एज गुड एज माई फादर। और मुझे लगता है कि शायद सभी माता पिता ही होते हैं, मतलब सास ससुर नाम होता है जी। अब जो सास ससुर बनते हैं वो गलत करते हैं, उनको भी माता पिता की ही तरह रखना चाहिए बहुओं को। बेशक। ये मेरा एक छोटा सा संदेश है, क्योंकि लड़कियां बहुत हम्बल होती हैं, बहुत पोलाइट होती हैं, उनको जैसे ढालो वो वैसे ढल जाती हैं। बस बेशक उन्हें थोड़ा सही बात। प्यार और थोड़ा प्रेरणा की ज़रूरत होती है। बेशक सही कहा आपने। पहली स्टेज परफॉर्मेंस क्या थी आपकी, कहाँ थी और क्या गाया था आपने? तब मैंने इत्तेफाक से राग यमन ही गाया था, रविंद्रालय में गाया था मैंने। रविंद्रालय में? जी हाँ। अच्छा, मौका मिलता होगा आपको, आप जैसे बिजी काफ़ी रहती हैं, देखिए आप एकेडमिक भी चीज़ों को देख रही हैं, आप घर का भी काम देख रही हैं, आप फैमिली भी ऑफ कोर्स देखती हैं, थोड़ा सा तो टाइम मिलता होगा गुनगुनाने का? अदनान, अगर मतलब बोलना सच है तो सच बोले तो अब इधर तो बहुत हेक्टिक है, बहुत मतलब वो जैसे पहले प्रैक्टिस कर पाती थी वो बिल्कुल नहीं हो पाता है जी। क्योंकि घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे एज के साथ बढ़ती हैं, बढ़ती जा रही और है। जो लोग लेते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको सब देते भी हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी फैक्ट है। कोई बात नहीं, मेरे पास सोल्यूशन है इसका। क्योंकि तो मेरा मैं सोल्यूशन ये है कि आप काम करते हुए कौन सा गाना गाती हैं? अब ये सटीक सवाल हो गया। अच्छा, मुझे एक गाना बहुत प्रेरित करता है जो मैं गा के थोड़ा सुनाना चाहूँगी। हालांकि हम वो बोलने भी वाले थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, बचपन से मुझे बहुत, और मैंने उसको जीवन में उतारने की भी कोशिश काफ़ी हद तक करी है। जी। मुकेश का वो सॉन्ग है। अरे वाह। और बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे। मैं गुनगुनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मुझे बहुत दिक्कत सी फील हो रही है, लेकिन ठीक है, मैं माफ़ी भी मांगूंगी। इसी की तारीफ करना पड़ेगा कि आप उस इंस्ट्रूमेंट के बिना भी आप गा रही, परफॉर्म कर रही बस हैं। हाँ, थोड़ा सा। राइट। तो वो गाना है, मैं थोड़ा सा गुनगुना के सुनाऊंगी। प्लीज। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है। ये मेरे जीवन की, यही मेरा मतलब मेरी इच्छा है और यही मेरी प्रेरणा है। मेरी भी इच्छा पूरी कर दी। इस गाने को थोड़ा और गा दीजिए, इसके आगे का बहुत प्यारी लाइन्स है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं तारीफ करता हूँ लिरिसिस्ट की जिन्होंने लिखा, और मुकेश साहब की जिन्होंने उस इमोशन को अपनी आवाज़ से पहचान दी, उसको जिंदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी इतने सालों बाद भी वो गाना इतना लोगों को पसंद आता है क्योंकि शायद वो जोड़ के देख पाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस गाने को हर एक को अपने जीवन में कुछ अंश तो उतारना चाहिए। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, और आजकल एतबार ही नहीं रहा है। क्या बात है, क्या तो बात है। ये बहुत समाज के लिए बहुत परिवर्तन है जो गलत हो रहा है। बेशक। पुराने गानों को सुनना और उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पहले के गानों में एक शिक्षा थी, एक संदेश था जी, जो लोगों को आज मिस हो रहा है कहीं। आजकल का संगीत भी बहुत लुभावना है, बहुत रॉकिंग है, बहुत ब्रेन एकदम ब्लास्टिंग है, सब कुछ है, लेकिन मैसेज नहीं है।
संदेश नहीं है। तो संगीत है, बट संगीत का जो स्तर होना चाहिए वो ह्यूमन ब्रेन्स को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या मानना है, जैसे अगर कोई गाना बन रहा है तो उसमें क्या मस्ट है कोई मैसेज का होना? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर लिरिसिस्ट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैसेज, देखिए मतलब मैसेज का होना मस्ट नहीं है, बट गलत मैसेज का जाना नहीं होना चाहिए। राइट। हाँ, मतलब वेरी वैलिड पॉइंट है ये आपका, कि बच्चे उस गाने को गलत मीनिंग में ले रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मूवी और संगीत दो चीज़ें समाज को बहुत जल्दी और बहुत लंबे समय तक प्रभावित रखती हैं। बेशक। तो अगर आप देशभक्ति के गाने डालेंगे तो बच्चों में पैट्रियटिज्म आएगा। अगर आप देखिए, एक एरा था, एक समय था जब सिर्फ लव सॉन्ग्स बनते थे, हर आदमी प्यार में ही डूबा था, किसी को देश समाज की चिंता नहीं थी। आप अगर देखिए 90s के बाद से, 80s 90s के बाद से इतना ज़्यादा लव सॉन्ग्स का ट्रेंड आ गया था कि लगता था बस प्यार ही सब कुछ है दुनिया में, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, प्रेम, लेकिन उस लेवल का प्रेम भी तो नहीं था। सिर्फ वो एक बातें, मतलब वो गायकी के माध्यम से एक गलत संदेश जा रहा था कि हर यंगस्टर सिर्फ उसी में उसको लग रहा था बस प्यार कर लो, यही एक सबसे सरल काम है। जिंदगी का एक रंग सिर्फ प्यार ही है। हाँ, प्यार, जबकि मतलब रंग कई बहुत हैं। आपको गाने, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर चक्र पे असर करती है। मतलब वो शरीर से बाकायदा जुड़ी, इवन हमारे अंदर विद्यमान है। फ्रॉम द बर्थ टू डेथ हम संगीत लेके जीते हैं और लेके ही जाते हैं। जन्म से और मृत्यु तक संगीत आप गाएं ना गाएं, लेकिन लय और संगीत आपकी प्रकृति में विद्यमान है तो आपके शरीर में भी हमेशा विद्यमान है, और वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अगर आपको गलत संगीत सुन रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो अब हम लोग नहीं, लेकिन जो यंग एज के बच्चे हैं उसको वैसे ही ले जाते हैं। और यही चीज़ अगर सही दिशा में प्रयोग की जाए तो एक समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने तो जैसे एक बात बता दी कि जीना इसी का नाम है, मुकेश साहब का ये गाना, जो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करता है कि भाई कुछ बेहतर करो एक दूसरे के लिए। हाँ जी। कोई ऐसा भी गाना है जो आपको इंस्पायर करता हो अकेले, कि आपको फिर से खड़ा होना है, फिर से चलना है? क्योंकि चाहे जितनी अच्छी लाइफ हो, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम कहीं नाउम्मीद थोड़े से होते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, और कुछ वक्त के लिए हमको लगता है कि शायद नहीं सही हमारे साथ चीज़। उस वक्त आखिर कौन सा गाना काम आता है आपके? रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। यह गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। आपने जीना इसी का नाम, मुकेश साहब का ये गीत गुनगुनाया, लेकिन इस गाने का जो सीधा मैसेज है कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी जा सकती है, बिल्कुल दूसरों के लिए जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात ये आती है कि हम पहले खुद को उस तरह स्टेबल कर पाए, मतलब मानसिक स्तर पे भी हम खुद को समझ पाए कि हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी हालात में हैं, हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ है। तो ऐसा कौन सा गाना है, ऐसी कौन सी लाइन है किसी गाने की जो आपको इंस्पायर करती हो? मान लीजिए लाइफ में, और मानना क्या, मतलब आती है लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, तो बरबसी, मतलब मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ों पे कोई खुल के बात भी नहीं करता है, क्योंकि आप अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से, या मैं शायद अपने घर पे शेयर नहीं कर पाता हूँ कि मुझे ये गाना अच्छा लगता है, लेकिन मन में मुझे पता है कि ये गाना मुझे इंस्पायर करता है। तो आज वो अंदर से मैं बाहर लाना चाहता हूँ उस गाने को, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा वो गाना है। वो बहुत बार बाहर अंदर आता जाता रहता था जब हार्डशिप्स आती हैं लाइफ में। जी जी, और सभी की आती हैं जी। तो जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे एक गाना बहुत इंस्पायर कर, मतलब बहुत मैं परेशान होती थी तो बस यही गा लेती थी। बस थोड़ी सी एक लाइन ही अब याद रह गई है। प्लीज। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बाहरों की मंजिल राही। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना मैं जब बहुत परेशान होती थी तो मैं खुद ही गा के सोचती थी कभी तो मिलेगा, हमेशा नहीं ऐसा होगा कि ना मिले।
मैं भी परेशान होकर देख लूँ और इस गाने को गाने हाँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था कि मतलब ऐसा नहीं है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सही बात है। कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे पॉजिटिविटी तो आई जाती थी। बाकी मिलता तो समय से और भाग्य से ही है सबको सब कुछ, बट ये ज़रूरी है कि आप किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहें। बेशक ये सही बहुत बात बड़ी बात है एक ह्यूमन के लिए। बेशक सही बात है। तो बस मैं ऐसे ही सोचती थी और ऐसे ही आगे बढ़ती चली आई। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब सच में मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आप इस क्षेत्र में भी हैं और गाने, जैसा कि आपने कहा, ये ज़िंदगी के फ़लसफ़े हैं। बिल्कुल। इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट की पर्पस से नहीं सुना जा सकता। जैसे आपने कहा ना कि लोग सिर्फ सुनते हैं, उनको लगता है गा दिया, सुन लिया, खुश हो गए, डोपामिन रिलीज हो गया, तो दैट इज सिंगिंग। बट इसके बियॉन्ड है। बिल्कुल, म्यूजिक इज ऑलवेज बियॉन्ड। करेक्ट, सही बात है। संगीत वो ही है जो हमें दिखता नहीं है, जो हम महसूस करते हैं और उसे ढाल लेते हैं, बेशक वही सही संगीत बात है। बाकी तो भड़बड़ है। मेरी गुरु कहती थी, हाँ, मेरी गुरु कहती थी ये भांड मवाली वाला काम करते हैं लोग। अच्छा। मतलब वो बहुत उच्च स्तर की ध्रुपद गायिका थी, तो उनका एक अलग लेवल था बात का। जी। तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन सच में संगीत वो जो दूसरों को जीना सिखाए, दूसरों को हर कष्ट से उबरना सिखाए। क्योंकि संगीत एक ऐसी यौगिक क्रिया है, एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपको सिर्फ सुनना ही नहीं, जीवन में बहुत सारी चीज़ों को संकल्पित करना और साधना तक ले जाने के लिए भी मतलब सक्षम है। दिस इज़ कैपेबल। क्या बात है। और मेरी गुरु माँ ने जो थी, उन्होंने, मैं इस चीज़ को मतलब बताना चाहूँगी, हालांकि बताना नहीं था, कि उन्होंने समाधि की स्थिति तक वो स्वरों के माध्यम से जाती थी। उन्होंने सारे चक्र अपने जागृत कर रखे थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं शिवलोक तक जाके आती हूँ। तो मैं उनको नमन करती हूँ। उस स्तर तक तो पहुँच पाना शायद मेरे लिए नहीं है, वो साधना, वो संकल्प, लेकिन फिर भी जितना भी संगीत आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरा यह है कि कभी कभी मनोरंजन के लिए सुनिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें सुनिए जो आपके जीवन को दिशा दे सकें, आपके जीवन की दशा बदल सकें। दोनों ही चीज़ें हैं। बहुत सही आपने बात कही कि आपके जीवन को दिशा दे सके, उसकी दशा बदल सके। हाँ। इस बात से एक और प्रश्न आ रहा है, मेरा मन जो है वो प्रश्नों को उठाने वाला है। नहीं, मुझे लग रहा है अदनान कि आज आप मुझे जाने नहीं देंगे, हैं ट्रेन छुड़वा के मानेंगे। जितने प्रश्न हैं एटलीस्ट उसको मैं चाहूँगा कि आपसे पूछूं और उसका बिल्कुल, आप जवाब पूछिए चाहूँ। अदनान, अगर मेरे पास जवाब है तो आप ही के लिए है। बेशक। तो मैम, जैसे आपने कहा दिशा और दशा बदलना, तो एक मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं हम प्राथमिक स्तर पर देखें, यानी प्राइमरी लेवल पर, तो आपने कहा है कि दूसरों की ज़िंदगी को बदलने वाली ही कला है संगीत। बिल्कुल। लेकिन बात एक और आती है कि हमारी आजीविका चलाने के लिए हमको कोई ना कोई काम करना पड़ता है, और म्यूज़िक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में भी हम जानते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे सॉन्ग्स गाए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बिल्कुल। उसकी रॉयल्टी जाती है। एकेडमिक्स की बात करें तो आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज में आप HOD हैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट की। तो अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं, अपनी जीविकोपार्जन चलाने की दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें कितना स्कोप है? स्पेशली अगर हम आपकी शैली की बात करें, शास्त्रीय संगीत की, क्या स्कोप है इसमें? कोई भी अगर स्टूडेंट आता उसके लिए। देखिए अदनान, यूँ तो हर विषय का मतलब बहुत वाइड स्कोप होता है। पहले तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो आपका प्रश्न है उसका सबसे एक छोटा सा उत्तर यह है कि गुरु और शिष्य दोनों में कितनी सीखने और सिखाने की लालसा है, उससे ही करियर और स्कोप आगे बढ़ता है। तो ये तो पहला एक स्टेप हुआ कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत को ना कई लोग सीख करके खुद सीखेंगे नहीं और आगे जाके बताएंगे कि कठिन था, ये था। तो मैं इस चीज़ को नहीं सहमत करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ तरीके से ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप उसको डिलीवर भी नहीं कर पाओगे। तो शास्त्रीय संगीत का अगर आप स्कोप कहिए तो मैं बोलूँगी हर बच्चे को पहले तो सीखना बहुत ध्यान से चाहिए, अच्छे गुरु की तलाश करिए। कहीं भी नहीं सीखना होता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत हर एक को पता है, नहीं पता है, तो आप जानकारी के साथ सीखिए। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको, शास्त्रीय संगीत में बहुत स्कोप है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें इतनी संभावनाएं हैं आपके भविष्य को लेकर के,
क्योंकि शास्त्रीय संगीत एक ऐसा आधार संगीत है जो आपको अलग अलग, आपने यहाँ पे अगर आपने सीख लिया, आप मुंबई जा कर के उसी शास्त्रीय संगीत से लाइट म्यूज़िक को भी सीख सकते हैं। उसी अगर आपको शास्त्रीय संगीत का बेस आपके गले में और दिमाग में सारे गामा फिट हो गया है तो आप उसी से वादन शैली भी प्रमोट कर सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में आपको अच्छी खासी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपको जा कर के आप प्रोफेशनली हो सकते हैं। आप कॉलेजेस से मतलब एकेडमिक से जुड़ सकते हैं, आप परफॉर्मर बन सकते हैं, एज वेल एज आप अगर कुछ भी नहीं कर पाए या कहीं भी आपको नहीं मिल पाया सोसाइटी में कुछ भी आपके मन का, तो बहुत मेरी जानकारी में मेरे सिखाए बच्चे हैं जो अपना इंस्टीट्यूट डाल करके आज 100 बच्चे रन करा रहे हैं। और एक डिग्री कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर्स से भी अच्छा एक उनका एक मतलब लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड बना रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शास्त्रीय संगीत में लोग डरते हैं कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अगर वो एक बार बशर्ते, मेरा सबसे पहला जो बात थी कि आपने सीखा ढंग से। किसी भी काम को अगर आपने अभ्यास नहीं किया, उसमें पुनरावृत्ति नहीं मतलब रिवीजन नहीं किया, आपने सही तरीके से जानकारी नहीं ली, फिर विषय को दोष देना उचित नहीं माना जाएगा। और बाकी अगर किसी बच्चे ने ढंग से सीखा है तो वो सच में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। बहुत वेरियस मतलब जगह है जहाँ पे जाकर के फील्ड्स हैं जहाँ जाकर के बच्चा अपने को प्रूव कर सकता है। और कुछ भी नहीं कर पाया तो अपना इंस्टीट्यूट खोल करके, आजकल इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं म्यूज़िक के और इतने अच्छे रन हो रहे हैं कि वो एक अच्छा अर्न कर सकता है और बिना किसी डिपेंडेंसी के अपने आप को आराम से मतलब इंडिपेंडेंटली आराम से वो रह सकता है। तो शास्त्रीय संगीत और बाकी तो अगर वो चाहे तो उसी में अलग अलग शैली, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि लाइट म्यूज़िक है, सुगम संगीत, गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, टप्पा, ख्याल गायकी, वो सब में उसकी धीरे धीरे लाइनें खुलती चली जाएंगी और वो कहीं भी अपना आराम से अपने करियर को शेप दे सकता है। बेशक। तो बस सबसे मूल बात बार बार रिपीट करूँगी बच्चों के लिए कि सीखें ढंग से, सही जानकारी के साथ सीखें, मिसकंसेप्शंस इधर उधर न फैलाएं और जानकारी लेने के बाद सीखें, उसका अभ्यास करें, गुरु की बात को सुने समझें और YouTube और इधर उधर के चैनल से न सीख के 1-to-1 गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बैठ के साधना की तरह सीखें। तो ये मैं आज भी अनुभव के साथ गारंटी देती हूँ कि उस बच्चे का भविष्य कभी डावाडोल हो ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने बड़े ही अच्छे से बता दिया कि स्कोप क्या है, एकेडमिक्स में कहाँ पे है, इंडस्ट्री में कहाँ पे है, इवन आप बिजनेस की तरह आपने बताया कि इंस्टीट्यूशन आप चला सकते हैं। और आपको अदनान में एक चीज़ जो मैं मिस कर गई बोलते समय कि आजकल क्या हमेशा से ही रिसर्च अब हो रही है तो अब खुल के आ रही है, प्रकृति में तो बहुत पहले से विद्यमान था सब कुछ, कि रागों से ही आपको इलनेस भी दूर की जाती है, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, किसी भी तरह की बीमारी का भी इलाज कई रागों में छुपा है। और कई लोग इसको मतलब रिसर्च भी कर रहे हैं। मेरे साथ ही BHU में एक थे, मेरे साथ एक लड़का था, वो इसी टॉपिक पे ही उसकी रिसर्च थी और बहुत सारे रागों पे ये प्रूव किया गया है, देखा गया है प्रयोग करके कि मानसिक बीमारी के लिए, शारीरिक बीमारी के लिए रागों को अगर लगातार सुना जाए और उनको अगर गा सकते हैं और गाया भी जाए तो ये आपकी उस बीमारी को दूर करने में पूर्णतया सक्षम है। क्या बात और डॉक्टर भी इस चीज़ को धीरे धीरे एंडोर्स करने लगे हैं, वो भी बताने लगे हैं कि संगीत एक थेरेपी की तरह भी यूज़ हो रहा है। बेशक। तो अगर आप उसको उस फील्ड में भी मतलब चिकित्सा विज्ञान से भी जाके, कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है जैसे मैं थी और वो करना चाहता है तो वो उस ग्राउंड में भी जा कर के काम कर सकता है। एज वेल एज साउंड पे भी बहुत काम होता है, क्योंकि मेरा फिज़िक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था तो मैं चाहती थी मैं साउंड पे ही रिसर्च करूँ। तो साउंड पे भी वो जा कर के बहुत कुछ है जो संगीत से जा कर के साउंड में जुड़ता है, मतलब म्यूज़िक और साउंड का कॉम्बिनेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो बच्चों के पास बहुत चीज़ें हैं, बस ध्यान देना और एकाग्रता के साथ अगर कोई भी काम किया जाए जानकारी के साथ तो उसमें अवश्य ही बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जी, तो बेशक सही आपने कहा कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत उज्जवल भविष्य भी है। हाँ। साथ ही आपने जिस तरह बताया कि चिकित्सा पद्धति में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बाइनरल म्यूजिक्स है, जापान में इसका ऑलरेडी बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है, उससे ट्रीट भी किया जा रहा है, विदेश भी इस चीज़ को समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहे और हैं। हम शायद अभी उस चीज़ को अभी लेकर के हमको और जागरूक होने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें रिसर्च करके आ गई हैं, बड़े बड़े उसमें चल रहा है, इस पर शोध हो रहे हैं, बच्चे और भी कर रहे हैं और मतलब ये
वो आजकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आते हैं वो लगा करके चेक भी किया गया है कि बीपी रेस कर रहा है, या किसी को मेंटल इलनेस है, या किसी को कोई और दिक्कत है, नींद नहीं आ रही है, हाइपर एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, उसमें राग जो है वो जा करके उसके मतलब चक्र पे इम्पैक्ट करते हैं स्वर। और इससे ये पता चलता है कि संगीत हमारे शरीर में मतलब विद्यमान है, हम उसको उजागर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। और ये बात तो सही भी है, लय के बिना तो शरीर की पल्स भी नहीं चलती, सब कुछ लयबद्ध है। पल्स भी आप लय में देख के ही डॉक्टर समझता है कि नाड़ी कम चल रही है तो मतलब बीमारी ठीक है, हाँ। आपकी नहीं है, नाड़ी देख के पहले के वैद्य जो थे वो इसी लय को समझ के बीमारी पकड़ते थे, तो कुछ तो कॉम्बिनेशन रहा ही होगा। बेशक तो लय संगीत तो हमारे शरीर में ही विद्यमान है। जी, एक प्रश्न अलग से है, मैं थोड़ा सा डरते हुए इस प्रश्न को पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा बहुत पुरानी चीज़ों को लेकर के आप उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। क्या आज के वक्त में भी कोई ऐसा सिंगर है, कोई ऐसा गाना है जो आपको नए गानों में पसंद है या सुना है, या उसकी लिरिक्स ही पसंद आई हो? कोई ऐसा है? मैं गाने के लिए नहीं कहूँगा, डोंट वरी। नहीं, ये गला भी थोड़ा सा वो हो रहा है। जी, कोई सिंगर ऐसा है जो आपको लगता है कि अच्छा गा रहे हैं आज के वक्त में भी काफ़ी? हाँ, मुझे अरिजीत अच्छे लगते हैं। अरिजीत पसंद है? हाँ, अच्छे लगते हैं, मतलब उन्होंने सच में बहुत मेहनत करी है, उनका काम दिखता है, उनकी मेहनत दिखती है। लेकिन एक प्रश्न आता है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बिल्कुल। अरिजीत ने ही कहा था जब उन्होंने सारेगामा में ऑडिशन दिया था और उनको आउट कर दिया गया था, तो उनका ही स्टेटमेंट है कि मैंने अपनी आवाज़ को तोड़ा है, बदला है, बनाया है। तो ये एक, आप टीचर है तो शायद आप उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, बट मैं अभी उस चीज़ को बहुत डिकोड नहीं कर पाया कि इसका मतलब क्या है कि उसको तोड़ा गया, उसको दोबारा से बनाया गया और एक नए वर्जन में उन्होंने लाया। क्या है, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए, एक हम लोग के यहाँ एक टॉपिक है वॉइस कल्चर। जी। पीजी में जाकर के ये टॉपिक आता है जी, म्यूज़िक में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका गला है, किसी की, क्योंकि वॉइस सबकी अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती। बिल्कुल। और ये डिपेंड भी करता है कि आपका जो नाड़ी का जो इंगला और वो कौन सी नाड़ी के जो 3 वो चलते हैं, उस पे मतलब इसके सतोगुण रजोगुण पे डिपेंड करते हैं आपकी वॉइस क्वालिटी। जी। तो उस पे थेरेपी भी होती है वॉइस कल्चर पे, मतलब उस पे एक काम किया जाता है। तो उससे क्या है, अगर जैसे आवाज़ है आपकी, बहुत बेस साउंड आपकी ज़्यादा है जी, या आपकी हाई पिच बहुत है, या आप मिड में ज़्यादा गाते हो, बीच के स्वरों को ज़्यादा गाते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप, जैसे मैं हूँ, मानिए कि मेरा पिच जो है वो लो है या मिड है, और मैं बिना जानकारी के हाई पिच में गाती हूँ, स्वर टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, आवाज़ थक जाती है और मैं म्यूज़िक से विरक्त हो जाती हूँ, और लोग जो हैं वो परेशान होने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि गला सही सबको पता चल जाता है बिल्कुल संगीत में। तो उसके लिए वॉइस को, जैसे आप वॉइस कल्चर में जाकर के आपको ये बताना पड़ता है, देखा जाता है कि हाँ भाई आपका कंठ कैसा है, उसको हम लोग हिंदी में कंठ संस्कार भी बोलते हैं। कंठ संस्कार। हाँ, तो वो फिर आपको एक उसमें डाला जाता है कि हाँ तुम्हारी आवाज़ ऐसी, उसमें गुरु का ही रोल होता है कि तुम्हारी आवाज़ शास्त्रीय संगीत के लिए उपयुक्त है, लाइट म्यूज़िक के लिए उपयुक्त है, फोक म्यूज़िक के लिए उपयुक्त है, कि तुम ठुमरी में अच्छा कर ले जाओगे। ये आपकी आवाज़ की क्वालिटी देख करके गुरु उस दिशा में बच्चे को मोड़ता है। तो अगर अरिजीत जी ने बोला है तो हो सकता है कि वो जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो शायद उनके गले के लिए सही नहीं होगी, और जब उन्होंने गले को अपने सही ट्विस्ट किया तो उनका करियर एकदम ब्राइट हो गया। तो ये बहुतों के साथ हुआ है। हम लोगों ने जैसे घराना पद्धति में भी पढ़ा है, तो घराना पद्धति में भी पहले जो गुरु थे ग्वालियर घराना में जो हुए हैं, तो उन लोग को भेज दिया जाता था, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, हद्दू हस्सू खाजी जो लोग थे वो लोग चले गए, भेज दिया गया उन लोग को कि जाओ अपनी आवाज़ को फिर से सुधार के आओ। तो ये मतलब ये रिटर्न है, ये पढ़ा, शास्त्रों में लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो गए, फिर उन्होंने गुरु से जानकारी ली कि मेरा गला कैसा है, आवाज़ कैसी है, मुझे किस स्केल से कौन सी शैली को गाना चाहिए, कैसे अपने गले को करना चाहिए। जैसे किसी के गले में बहुत छोटी छोटी मुर्की कण होते हैं, किसी की आवाज़ बहुत ब्लंट होती है, किसी की आवाज़ बहुत भारी होती है, किसी की बहुत महीन होती है, किसी की आवाज़ बहुत लाउड होती है। तो उस हिसाब से उसको गायन शैली चुनाव करना पड़ता है और तभी वो सही तरीके से अपने गले को ट्विस्ट करता है और परफॉर्म कर पाता है। बेशक। तो ये जो आपने बोला कि उन्होंने ये बोला था, तो ज़रूर वो किसी के पास शायद गए होंगे या उन्होंने जानकारी ली होगी किसी से मिलके, और
उनको बताया गया होगा कि आप जो गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो, आप इधर थोड़ा सा भी करके ज़्यादा पा सकते हो। बेशक सही तो शायद ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। बेशक। एक और प्रश्न मैं चाहूँगा, इसका बहुत ही संक्षेप में आप उत्तर दीजिए कि किशोर साहब ने, सुनने में आता है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, सीखा हाँ, नहीं, बिल्कुल। ऐसे कई एग्जाम्पल भी है। बिल्कुल। रफ़ी साहब का है कि भाई वो दही खा के भी गाने रिकॉर्ड कर लेते थे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी कॉमन चीज़ है जिसमें कहा जाता है ये करना, बट उसके विपरीत भी चीज़ें हुई और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। इसको प्लीज़ थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल बताऊंगी। देखिए मतलब ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि कुमार गंधर्व जी थे, शायद आपने नहीं सुना होगा जी। वो क्लासिकल, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे कुमार जी। गंधर्व जी, और उनके बारे में उनकी सीडीज़ भी हमने सुनी आकाशवाणी से लाके कि वो मंद्र सप्तक के साथ से शुरू करते थे तान, मंद्र मध्य तार तीनों सप्तक एक बार में जाते थे, एक बार में आते थे। ये इननेचुरल प्रोसेस है। ओके, मतलब नहीं कर पाएगा कोई वैसे आम तौर पे, खास तौर पे भी शायद कोई नहीं कर पाएगा। कलाकारी की भीमसेन जोशी जी, ओमकार नाथ ठाकुर जी, सब ने बहुत मतलब कोशिश की। हाँ, श्रेष्ठ मतलब पद्म भूषण और बड़े बड़े उन्होंने पुरस्कार लिए, लेकिन वो जो कुमार गंधर्व जी कर गए वो नहीं कर पाए। तो कुछ चीज़ें अपने धर्म की मान्यता है कि आप पूर्व जन्म से लेके आते हो। तो आई डू बिलीव इन कि किशोर जी हों, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी जी, ये लोग कुछ तो ऐसा था जो पिछले जन्म में संरक्षित करके आए थे, जिसको इस जन्म में उन्होंने अच्छे तरीके से यूज़ किया। क्योंकि देखिए जो किशोर दा का जो गाने का तरीका था और जिस तरीके से वो गाते थे और जो उनका निकल के आता था, आपको मैं बताऊं कि वो तो मतलब गाते थे, तबले वाला उनके साथ अपने आप बजाता था, मतलब उनको लय की चिंता नहीं रहती थी। आप आड़ी लय बजा रहे हो, कुआड़ी बजा रहे हो, बियाड़ी बजा रहे हो, सीधी बजा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं रहता था। वो आए, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनका सर ये पौनी मात्रा में बजेगा, पौनी और चौथाई तुम जानो, मैं गा रहा हूँ, गलत नहीं होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये अभ्यास के बाद भी नहीं आता है अदनान, मैं आपको बता रही हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभ्यास की, ये वो है जो आदमी पीछे से लेके आता है। बिकॉज अपने धर्म में मान्यता है कि ज्ञान कभी नहीं मरता। बेशक। ज्ञान आपके साथ जाता है और वापस आता है। अगर ज्ञान ही मर जाएगा तो दुनिया कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु तो सभी की आनी है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन कलाकारों का, जिन पूजनीय लोगों का आपने नाम लिया और मैंने लिया, वो सब ऊपर से ब्लेस्ड थे। उन्होंने करके रखा था, अपनी एफडी लेके आए थे, उन्होंने यहाँ कैश की और फिर उनके रूप में फिर कोई आने वाला होगा, ज़रूर उनकी आत्मा फिर आएगी किसी रूप में। तो जो हम इस तरीके के जो चमत्कारिक काम देखते हैं, मैं बिलीव करती हूँ, मैं किसी को कह नहीं रही, बट आई डू बिलीव कि ये पर्सनली आपका मानना है। हाँ, ये मेरा मानना है कि वो पीछे से ही कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। क्योंकि ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है। बेशक। सो बहुत सारी बातें हुई, अब हम अपने अंतिम चरण की तरफ हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमें देख रहे दर्शकों को एक नमूना दूं कि शास्त्रीय संगीत में किस तरह लोगों को समझ आ जाती है सरगम की। तो मैं रैंडम जिस भी सरगम का नाम जिस भी लूँगा, आपको उसको उसी सुर पे गुनगुनाना है। जैसे अगर मैंने पा बोला तो आप पा पे सुर लगाएंगे। अच्छा। अपनी तो ये स्वर हुए, सरगम नहीं। सॉरी, हाँ, ये सुर पे आपको उस सुर पे जाना है, ठीक है, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि कितना माइंड किस तरह हो जाता है। लेकिन अदनान, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात को काटूंगी, आपके इस प्रश्न का जवाब भी करूंगी। लेकिन एक बात बताऊंगी कि शास्त्रीय संगीत वो संगीत है जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक स्वर की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि बिना आधार स्वर के शास्त्रीय संगीत को गाना, भले ही आप इसको सामान लें, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप तानपुरा या आप थाली चम्मच लेके स्वर, आप हॉर्न, कार निकल रही है उसके हॉर्न को सामान लें, आप अपने फ़ोन की रिंगटोन को साफ बना लें, एक बेस चाहिए, कोई बेस ज़रूर चाहिए। बिना बेस के, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि अगर ये ही नहीं होगा तो आप यहाँ पैर कैसे रखोगे। बेशक बेशक बेशक। ये एक सीढ़ी है जी, स्वरों की एक सीढ़ी, एक क्रमबद्ध सीढ़ी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप हवा में छलांग नहीं लगा सकते। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊंगी ज़रूर, आप बोलिए और मैं बताऊंगी भी बट ये सुनने वाले ज़रूर सोचेंगे, तो इसलिए मैंने क्लियर किया कि एक शास्त्रीय संगीत का स्वरूप ऐसा नहीं होता है कि उसको बिना आधार स्वर के गाया जाए। और वो आधार स्वर कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी कि आपकी ताली हो, चुटकी हो, ताल ये हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। जब तक आधार स्वर नहीं है, आधार स्वर पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत चर्चा है, उसको हम लोग खर्च कहते हैं। वो षड्ज होता है जो आधार होता है, उसके बिना, जैसे मतलब आप
सीढ़ी का बेस नहीं होगा तो आप नेक्स्ट सीढ़ी पे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो इसका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है, एक बहुत आम भाषा में। अब आप अपना, आपकी जो इच्छा है बिल्कुल आप बोलिए। बेशक, बताना तो ज़रूरी था, इसलिए बेशक बताया। ज़रूरी है कि जानकारी सही होनी हाँ, चाहिए क्योंकि लोगों के बच्चे पास। घर में ये ना करें कि हम पा बोल रहे हैं, क्योंकि हर स्वर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। बेशक। सा जो है वो 240 पे बजेगा, रे 270 पे बजेगा, गा 320 पे है, माँ 360 पे है, तो वो चेंज नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि हम सा कहीं भी गा रहे हैं तो वो सा कहीं भी गाना गलत है, वो आप प्रकृति को नेगेटिविटी दे रहे हो। बिकॉज जो आप गलत गा रहे हो वो सब कुछ यहाँ पे गिना जा रहा है। आप जो गाते हो साउंड कभी मरती नहीं, वो घूमती रहती है, ऊर्जा है, वो एनर्जी है। तो बिना स्वर, आधार स्वर के शास्त्रीय संगीत को गाना मतलब मान्यता में नहीं आता है। ओके, हाँ, ठीक है। तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों को दिखा देते हैं, और पहले हम चाहेंगे कि हम सीक्वेंस से चलेंगे, उसके बाद फिर हम रैंडम पिक करेंगे, बिल्कुल ताकि एक आधार के साथ भी हमको मिल जाए। बिल्कुल जी, सा से लेके नी तक आप प्लीज पहले हमारे श्रोताओं को बिल्कुल। सुनाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा, पा पा धा धा नी नी रे रे गा गा पा पा गा गा नी नी सा। सा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने जैसा कहा ना कि वो छलांग ऐसे नहीं लगाई जा सकती है, एक बेस होना चाहिए, बहुत चीज़ें फिक्स्ड हैं। उसके बावजूद अगर आप ऐसे रैंडम पिक, वो भी मैं बोला इंस्ट्रक्शन, आपको पता नहीं नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, और आप ऑलरेडी एक अलग सुर पे हैं, और आपको छलांग लगानी किसी दूसरे नेक्स्ट, वो भी अगल बगल के नहीं हो सकता, नीचे से नीचे वाला हो। बताओ अदनान, मैं आपको एक अब लास्टली एक बात शेयर करूंगी। मेरी गुरु थी, अब वो नहीं है जीवित, मिसेस बीडी पांडे, बागेश्वरी देवी पांडे जी। 1936 में भातखंडे में लेक्चरर हुआ करती थी। ओके। तो मैं बताऊंगी कि वो क्या करती थी। जब मैं उनके सामने बैठ के गाती थी, सीखती थी, उनका स्वरों पे ही रिसर्च था जी। तो उनका स्वर का रिसर्च ये था कि ध्वनि उच्चारण एक साथ, मतलब अगर आप सा बोल रहे हो तो सा, कई लोग ऐसे बोलते हैं, सा 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 ऐसे बोलते हैं। वो कहती थी सा एक है पूरे ब्रह्मांड में, एक सा, सा सीधे सा बोलो, ना आ ना ई ना ऊ, कुछ नहीं लगाना उसमें। फिर वो जब गवाती रहती थी मुझको, जब मैं गाती थी तो वो धीरे से तानपुरा बंद करवा देती थी और कहती थी अब गाओ, आधार स्वर दिमाग में रख के गाओ। ये होगी तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस। जब तुम्हारे पास कोई स्वर नहीं होगा तो भी तुम्हारे पास स्वर होना चाहिए। तो ये पहले के गुरुजनों की महिमा थी, उनकी सोच थी, और बच्चे को किस तरह मैच्योर करना है ये था। तो वो हमेशा यही काम करती थी जो आज आपने किया। आज हमने कर दिया और आपको मतलब, याद आ गई वो। फॉर्चुनेटली आज आपने उनकी थैंक यू। तो वो तानपुरा बंद करके और फिर ऐसे ही कहती थी अब ये स्वर दिमाग में रखो और अब मैं जो बोल रही हूँ वो गाओ। बेशक। और फिर बीच में तानपुरा ऑन करके देखो मिला कि नहीं मिला स्वर। तो ये उनकी प्रैक्टिस का एक तरीका था। और वो हम लोग को मतलब उन्होंने सच में, आज वो नहीं है लेकिन धन्य हूँ मैं उनसे सीख के कि उन्होंने मुझे किसी योग्य बना दिया जो आज मैं उनका नाम लेने के योग्य हूँ, ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। और चूंकि अब हम अपनी बातों को मुकम्मल कर चुके हैं, जो प्रश्न पूछना था पूछ चुके हैं, तो लास्टली वो आपसे कहेंगे कि आप देख रहे हैं दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें तो क्या है? वैसे तो अदनान आपने मेरे लिए सब कुछ कहलवा ही लिया जो कुछ था मेरे पास पोटली में, लेकिन फिर भी मैं भाई चूँकि गुरु हूँ तो गुरु होने के नाते ज्ञान बांटने का काम है। तो सब बच्चों को यही बोलना चाहूँगी लास्टली कि शास्त्रीय संगीत सीखो बच्चों, या कोई भी संगीत सीखो, समझो। बिना समझे संगीत को सीखना गलत है। लाइट म्यूज़िक सीखो या फोक म्यूज़िक सीखो, ख्याल शैली सीखो, ध्रुपद सीखो, धमार सीखो, शास्त्रीय संगीत की कुछ भी विधा सीखो, जो कुछ भी सीखो ईमानदारी से सीखो, अभ्यास के साथ सीखो। गुरु के जो भी कुछ आपको बताते हैं उनके ऊपर विश्वास करो। कोई कन्फ्यूजन है तो उनसे जाके मिलो, दूर करो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो संगीत में और समझना चाहते हो
तो ये मेरी एक बात है जो हमेशा इस चीज़ को याद रखना। और सहजता, सरलता और एकाग्रता, ये संगीत की एक ऐसी पूंजी है जो अपने पास हमेशा रखना। तो सहज रहना, सरल रहना, एकाग्र रहना, तो ज़रूर भविष्य बहुत अच्छा बनाओगे। और बस इसके साथ तुम सभी बच्चों को या जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मेरा बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अदनान और रेडियो एफएम को, जिन्होंने मुझे इस जगह बिठा करके मेरी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे प्रेरित किया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको तो अच्छा लगा ही लगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया। आपने मेरी बहुत सारी स्टोरी रिवाइंड कर दी, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आज का कलाक्रम का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज हमारे गेस्ट के रूप में मौजूद थी डॉक्टर मनीषा सक्सेना मैम, जो कि HOD हैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट NGM PG कॉलेज गोंडा की। इतनी सारी बातों में आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली, और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा म्यूज़िक से कैसे निकाला जा सकता है, इसमें भी आपने गोते लगा ही लिए। सो उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ख्याल रखिएगा और बने रहिए अनटैंगल्ड बाय रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM वाले चैनल पर। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। यह है गोंडा का पहला FM, इसे सुने बिना ना दिल को चैन। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।